Hey guys, so we are here with our next video। तो अभी तक हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था कंक्रीट टेक्नोलॉजी से और हमने देखा कि कंक्रीट की डेफिनेशन देखी, फिर हमने एग्रीगेट चालू किया, एग्रीगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने स्टार्ट किए। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट। तो आज हम देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट देखेंगे, इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ और उसमें आपको एक ब्रीफ समरी देता हूँ। 1 मिनट की वो समरी रहेगी कि हमने लास्ट में क्या देखा था और फिर आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो हेre's माई स्क्रीन गाइस, और हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अगर हम लास्ट क्लास का रिमाइंड करें तो हमने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट में समझा था, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को देखा था। हमने इसके कारण समझे थे, ये क्यों होता है। वो हमने 4 कारण देखे थे, उसको हमने देखा था। और फिर आगे हमने सोचा था कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने देखा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट देखी थी। इसमें हमने समझा था कि अगर हायर रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो एग्रीगेट के तो वो कंपैटिबल होते हैं हमारे मोर्टार के साथ भी और हमारे सीमेंट पेस्ट के साथ भी, कंक्रीट के साथ भी। तो इस तरीके से हमने थर्मल कंपैटिबिलिटी देखा था और उसके फायदे और नुकसान देखे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, वो है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। तो हम सबसे पहले एक ब्रीफ में इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट की इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि हम बात करें वर्केबिलिटी की। वर्केबिलिटी के लिए हमें जो उसमें वाटर ऐड करना होता है, वाटर ऐड हम लोग करते हैं कि उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ाने के लिए। हम उसमें एडमिक्सचर ऐड करते हैं उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ाने के लिए, सभी चीज़ें करते हैं। बट अगर हमारा एग्रीगेट ही इस तरीके से हो कि उसमें कोर्स एग्रीगेट भी हो, उसमें जो भी वॉइड्स आ रहे हैं उसको अगर फिल करने के लिए हमारे पास में फाइन एग्रीगेट हो और उसमें वॉइड्स मिनिमम से मिनिमम हो जाए, वो खुद सेल्फ मूवमेंट करने लग जाए, तो हमें पानी की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, हमें सीमेंट पेस्ट की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा सीमेंट भी बच सकता है। अल्टीमेटली अगर हमारा सीमेंट और पानी बचता है तो हमारी कॉस्ट बच सकती है, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा आ सकती है, हमारी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। एग्रीगेट पार्ट वैसे भी अगर हम बात करें तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अगर उसमें एग्रीगेट पार्ट मेजर होगा तो अल्टीमेटली हमारा जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कंक्रीट 2 फेज़ मटेरियल है, जिसमें एग्रीगेट फेज़ है और सीमेंट पेस्ट फेज़ है। अगर सीमेंट पेस्ट कम से कम हो और एग्रीगेट पार्ट ज़्यादा हो और उसमें हमें हमारी फ्लोएबिलिटी भी मिल रही है, हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल रही हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। जो हमारा कंक्रीट होगा वो अल्टीमेटली स्ट्रांग होगा। अगर सीमेंट पेस्ट वीकर लिंक है, सीमेंट पेस्ट परमेएबल भी होता है, वो हम सभी चीज़ें इसमें समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट कंप्राइजेस 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मोर्टार एंड अबाउट 85% वॉल्यूम ऑफ मास कंक्रीट। तो ये एक बेसिक फैक्ट है, मतलब दिस इज टेंटेटिव। जो जनरल वॉल्यूम ऑफ मोर्टार होता है उसका 55% जो होता है वो हमारा एग्रीगेट होता है। और अगर हम पूरे कंक्रीट के वेट की बात करें तो उसमें से 85% एग्रीगेट का वेट होता है। मोर्टार कंटेन्स एग्रीगेट ऑफ साइज 4.75 mm एंड कंक्रीट कंटेन्स एग्रीगेट अप टू अ मैक्सिमम साइज ऑफ 150 mm। जो मोर्टार होता है उसमें मोर्टार जो हमारा पेस्ट होता है उसमें अल्टीमेटली हमारा फाइन एग्रीगेट भी काउंटेड होता है, इसलिए अप टू अ साइज ऑफ 4.75 mm लिया गया। जैसे कि हमने बोला कि 4.75 mm से नीचे हमारा फाइन एग्रीगेट होता है। और कंक्रीट कंटेन्स एग्रीगेट अप टू अ मैक्सिमम साइज ऑफ 150 mm। दिस इज ओनली, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग प्रैक्टिकल केसेस में सिर्फ 20 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कंसिडर करते हैं। ये वो केस हैं जहाँ पर हमें प्लम कंक्रीट या हमें बड़े साइज के एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा मिक्स होता है वो हमारा कंक्रीट जो एग्रीगेट होता है उसके ग्रेडेशन से, एग्रीगेट के शेप से, एग्रीगेट के सरफेस टेक्सचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट करता है हमारी वर्केबिलिटी को और फिनिशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। गाइस अगर कंक्रीट में मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा है और हमारे फिलर्स नहीं हैं, तो उस केस में कैसा होगा
कि जो फिनिशिंग होगी उसमें वॉइड्स आएंगे, वो हमें दिखेंगे, वो हमें गंदा दिखेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। जबकि अगर हमारा पूरा एग्रीगेट पूरा एक प्रॉपर मिक्स होगा, टोटल पैक होगा, तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और अल्टीमेटली द हार्डन कंक्रीट की वो ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेडिंग की, तो देयर इज नो नथिंग लाइक आइडियल ग्रेडिंग कर, मतलब हम लोग किसी चीज़ को ऐसा नहीं बोल सकते कि यही आइडियल ग्रेडिंग है। वहाँ पे जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है उसके शेप से, उसके टेक्सचर से, उसकी मतलब आपस में उसके मिक्स से डिज़ाइन करते हैं हम लोग ग्रेडिंग। तो इसलिए हम लोग कभी भी किसी को एक आइडियल ग्रेडिंग करने बोलते कि यही 100% सही है। सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वेरियस ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट्स विद इन सर्टेन लिमिट्स, बट उसकी कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं, उसी में ही लेते हैं, वो आगे समझेंगे कौन कौन सी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग वर्केबल कंक्रीट इज गुड ग्रेडेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा ग्रेडेशन अच्छा हो, और ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो अगर अल्टीमेटली हमारा अच्छा है तो हमारा एक बहुत अच्छा वर्केबल कंक्रीट प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं गुड ग्रेडेशन होता क्या है। अगर एक सैंपल ऑफ एग्रीगेट है जिसमें हमारा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि 40 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है, वो 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, लेकिन उसके नीचे वाले भी जो एग्रीगेट्स हैं उनकी मात्रा उसमें उतनी सफिशिएंट है कि उसमें जो वॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 40 mm है, उसके बाद जो उसमें वॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके शेप के कारण से उनको 20 mm भर रहा है, फिर 20 mm के शेप के कारण से जो भी वॉइड्स आ रहे हैं उनको 10 mm या डस्ट भर रही है। इस तरीके से वो कंक्रीट पूरा पैक हो रहा है, कंक्रीट नहीं, वो एग्रीगेट का पूरा सैंपल वो पूरा पैक हो जा रहा है, उसमें मिनिमम वॉइड्स आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं गुड ग्रेडेशन। इफ वॉइड्स आर मिनिमम, paste required to fill the voids and increase workability will be minimum, which ultimately means less cement and less water. It means increased economy, higher strength, lower shrinkage and greater durability. अगर हमारे सारे voids हमारे एग्रीगेट के साइज से ही भर जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारी वर्केबिलिटी खुद से ही इंक्रीज हो जाएगी, उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी, और उसमें वॉइड्स कम से कम होंगे, और उसमें हमारा सीमेंट और वाटर कम से कम लगेगा। अगर वो कम लगेगा तो हमारा अल्टीमेटली जो कंक्रीट प्रोड्यूस होगा वो सस्ता प्रोड्यूस होगा, इकोनॉमिक होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसमें श्रिंकेज कम से कम आएगा। श्रिंकेज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है सीमेंट के कारण ही, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन होता है और श्रिंकेज होता है, उसमें से हीट निकल जाती है, तो और ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। इन अनदर व्यू कंक्रीट इज अ टू फेज मटेरियल, एग्रीगेट फेज एंड अ पेस्ट फेज। पेस्ट फेज इज वीकर देन द एग्रीगेट फेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम कंक्रीट को दो फेज में देखें, अगर हम दूसरा व्यू देखें और हम दो फेज में देखें, एक एग्रीगेट फेज है, एक हमारा पेस्ट फेज है, और हमारा एग्रीगेट फेज जो है वो कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और हमारा पेस्ट फेज जो है वो हमारे कंक्रीट को फ्लोएबल बनाता है वहाँ तक पहुँचा के, और उसको बॉन्डिंग देने के लिए। अब जो हमारी परमेबिलिटी होती है, हमारा केमिकल एक्शंस होते हैं, वो सारे चीज़ें अल्टीमेटली हमारा जो सीमेंट पेस्ट है उसके साथ होती है। क्यों? क्योंकि सीमेंट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उनके साथ रिएक्शन करके वो कहीं ना कहीं सीमेंट पेस्ट को ख़राब करते हैं और हमारी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को और हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। अगर वो उसमें कम हो जाए, हमारा पेस्ट फेस कम से कम लग रहा है और हमारा एग्रीगेट ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, तो हम इस केस में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं अगर हमारा वीकर लिंक कम से कम हो जाए। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। मैनी रिसर्चर्स हैव डन स्टडीज इन अचीविंग द बेस्ट ग्रेडिंग कर्व्स। हम कुछ आगे स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कर्व्स देखेंगे जो अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग निकाले हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेस्ट मॉड्यूलस की। तो फाइनेस्ट मॉड्यूलस क्या होता है कि वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन कंसिस्टेंसी इज डिपेंडेंट मोर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट्स, हैंस द टर्म फाइनेस्ट मॉड्यूलस केम इनटू द पिक्चर। ये बेसिकली जो हमारा वाटर रिक्वायर्ड होता है, हमने भी पहले ऊपर पढ़ा था कि अगर मान लीजिए सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा है तो उसमें हमें वाटर ज़्यादा लगेगा, अगर हमारा सरफेस एरिया कम है तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, उसको लुब्रिकेट करने के लिए कम लगेगा। लेकिन वाटर रिक्वायर्ड जो है वो हम अगर देखें कि अगर हमारा जो सैंपल है, जो एग्रीगेट का जो एक मिक्स है, अगर मान लीजिए उसमें कोर्स एग्रीगेट्स ही ज़्यादा हैं तो हमारा पानी ज़्यादा लगेगा उसको फ्लोएबल बनाने के लिए। लेकिन और अगर हमारा वो उसमें फाइन भी है तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बोला कि मान लीजिए अगर 10 mm है, 10 mm के वॉइड्स को फिल करने के लिए 4.75 mm के भी एग्रीगेट्स हैं,
उसमें और छोटे छोटे एग्रीगेट्स बिल्कुल फाइननेस तक उसमें अगर एग्रीगेट्स हैं तो उसमें पानी कम लगेगा। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को डिफाइन कर दें कि हमारा एग्रीगेट का सैंपल कोर्सर है या फाइनर है, तो उसको हम बोलते हैं, उस नंबर को जिस चीज़ से हम डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइननेस मॉड्यूलस। और वो हम कैसे निकालते हैं वो हम आपको अभी आगे एक एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। फाइननेस मॉड्यूलस इज एन इंडेक्स ऑफ कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ एन एग्रीगेट सैंपल। जैसे मैंने बताया कि वो कोर्स है या फाइन है वो आइडेंटिफाई होता है, और एक वो कंपैरेटिव नंबर होता है। अगर एक नंबर 7 है और एक नंबर 4 है तो 4 नंबर वाला फाइननेस मॉड्यूलस का जो होगा वो फाइनर होगा और कोर्स एग्रीगेट वाला 7 होगा। वो एक कंपैरेटिव नंबर है। डिफरेंट ग्रेडिंग कैन गिव डिफरेंट फाइननेस मॉड्यूलस, सो इट डज नॉट डिफाइन ग्रेडिंग। और फाइननेस मॉड्यूलस का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेडिंग है। हो सकता है कि वो मैं एक बात बताऊँ, मान लीजिए 4 तरीके की ग्रेडिंग अगर हैं, 4 तरीके की ग्रेडिंग के हैं, और अगर उनका फाइननेस मॉड्यूलस सबका 7 आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो वो जो 4 तरीके की ग्रेडिंग है उसमें जो वाटर रिक्वायर्ड होगा, जो सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, सब कुछ सेम लगेगा, सेम वर्केबल कंक्रीट बनाने के लिए। अगर मान लीजिए मुझे 100 mm स्लम का कंक्रीट बनाना है, तो इसमें जो मुझे पानी लगेगा, जो उसमें सीमेंट पेस्ट लगेगा, जो उसकी फ्लोएबिलिटी अगर 100 mm लानी है तो उसके लिए सब कुछ सेम हो जाएगा। देन एनी सीव एनालिसिस curve of aggregate that gives same fineness modulus will require the same quantity of water to produce a concrete of same plasticity and gives concrete of same strength। जैसा कि मैंने बोला कि वो अगर कोई भी ग्रेडिंग है, 4 तरीके की ग्रेडिंग है, और अगर उसमें उनका फाइननेस मॉड्यूलस सेम आ रहा है तो उसको पानी जो रिक्वायर्ड होगा वो सेम होगा, जो उसको प्लास्टिक बनाने के लिए या जैसा मैंने बोला उसको फ्लोएबल बनाने के लिए, एंड गिव्स कंक्रीट ऑफ सेम स्ट्रेंथ। Many other methods have been identified for arriving at optimum grading, but none is reliable or satisfactory for field application। इस जैसे एक फाइननेस मॉड्यूलस है, इसी तरीके से बहुत सारे तरीके निकाले गए, बट अगर हम फील्ड एप्लीकेशन की बात करें तो ये सभी प्रैक्टिकली अच्छे नहीं हैं। फील्ड पे हमें सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड से ही, जो हमारा लोकल मटेरियल है, जो उसके शेप, साइज, टेक्सचर, फ्लेकीनेस इंडेक्स, एलोंगेशन इंडेक्स, इन सभी के जो उनका डेटा लेने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। अब बात करें कि सीव एनालिसिस क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं, आप जो कोर्स में भी पढ़ रहे होंगे कि सीव एनालिसिस क्या होता है, 2 तरीके से होता है। एक होता है मैनुअल, एक होता है हमारा मशीनरी से। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे एग्रीगेट्स होते हैं हम उनको अलग अलग साइज़ के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसको करने का एक तरीका होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट उसको अलग अलग साइज़ के एग्रीगेट को हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम उसको ग्रेडिंग पता लगा सकें, हम उसका फाइननेस मॉड्यूलस पता लगा सकें कि क्या है। एन ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग द सैंपल ऑफ एग्रीगेट्स इनटू वेरियस फ्रैक्शंस ईच कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ सेम साइज। उसके अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसके फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। इट इज़ टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सैंपल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडेशन। हमें पता करना है कि उसमें 10 mm कितना है, हमें पता करना है कि उसमें 20 mm कितना, तो हम उसको अलग अलग कर लेते हैं और उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। एग्रीगेट फ्रैक्शन फ्रॉम 80 mm to 4.75 mm, नॉर्मल साइज विच इज यूज इन कॉन्क्रीट प्रोडक्शन आर नोन एज कोर्स एग्रीगेट्स। हमें पता है कि 4.75 mm से जितने भी बड़े साइज के एग्रीगेट्स हैं हम उनको कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। दोज फ्रॉम 4.75 mm to 150 माइक्रोन्स आर टर्म्ड एज फाइन एग्रीगेट्स, और उसके नीचे वालों को हम फाइन एग्रीगेट्स कहते हैं। फ्रैक्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट इज आइडेंटिफाइड बाय सीविंग दी एग्रीगेट्स। उसमें कितना कोर्स एग्रीगेट है और कितना फाइन एग्रीगेट है, ये हम फाइनली सीविंग करके पता लगाते हैं। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करते हैं, मान लीजिए हमने सीव साइजेस ले लिए अलग अलग, उसको टॉप से डाला और बहुत ही रिगरसली हम उसको शेक करते हैं, बहुत ही हम तेज़ी से उसको बहुत शेक करते हैं जब तक कि पार्टिकल नीचे पास होना बंद नहीं हो जाता। और मैकेनिकल में क्या होता है, एक वाइब्रेटर होता है, वो वाइब्रेटर के ऊपर उन सीव्स को रख देते हैं और वो वाइब्रेटर उसको इतना तेज़ वाइब्रेट करता है कि उसमें सारा जितना पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें पास होके चले जाते हैं। जब तक पासिंग रुकती नहीं है तब तक हम करते हैं उसको। यही बात यहाँ पे बताइए। इन मैनुअल ऑपरेशन सीव्स आर शेकन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस रिग्रेसली गिविंग चांस टू ऑल पार्टिकल्स फॉर पासिंग थ्रू दी सीव्स। ऑपरेशन इज डन टिल नो पार्टिकल इज पासिंग थ्रू, जब तक कि वो पार्टिकल्स नीचे आना बंद नहीं हो जाते हैं, सब सेटल हो जाते हैं अपने अपने सीव साइजेस में, तब तक। मैकेनिकल डिवाइसेस आर डिजाइन टू शेक द सीव्स सिमिलरली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। उसको वाइब्रेटर्स बोलते हैं हम लोग। वो एक प्लेट जैसा होता है, उसके ऊपर में सारी सीव्स रखते हैं और वो जब
हिलना चालू करता है तो वो सारे हमारे सीव्स को हिला देता है। दीज आर मोर एफिशिएंट एंड सिस्टमेटिक देन हैंड ऑपरेशन। डेफिनेटली मशीन है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है। अब हम बात करें, ये एक सैंपल दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम सीव एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो हम सैंपल साइज लेते हैं उसमें हम कितने साइज के एग्रीगेट का कितना मिनिमम वेट ऑफ सैंपल हमें लेना है। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है IS 2386 पार्ट 1 1963। ये इस IS कोड से टेबल ली गई है। तो ये बेसिकली हम लोगों को याद रखना होता है, या जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हम इस चीज़ को रेफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे 63 mm साइज़ का हमें मिनिमम वेट ऑफ एग्रीगेट 50 kg लेना है। और अगर हम बात करें फाइन एग्रीगेट में तो अगर 2.36 की बात करें तो वो 100 ग्राम्स लेना होता है। तो एज अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू सीव एनालिसिस, फाइननेस मॉड्यूलस कम्स इनटू पिक्चर टू आइडेंटिफाई द कोर्सनेस ऑफ फाइननेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट। अब हमने सारे, मान लीजिए सीव एनालिसिस से हमने अपने सारे साइजेस अलग अलग कर लिए एग्रीगेट के। अब वो कोर्स था या फाइन था तो हम कैसे पता लगाएंगे, वो फाइननेस मॉड्यूलस से पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एक क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस आए हैं एग्रीगेट के, रिटेन जो भी हुए हैं, हम उनका एक लास्ट में टोटल सम कर लेते हैं। टोटल सम करने के बाद हम उसको एक, मान लीजिए एक आर्बिट्री नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 वो लिए हैं सैंपल, और उसमें हम 3 सैंपल में हम उसको सीव एनालिसिस करते हैं और उनके रिटेन क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकाल लेते हैं जो उनके रिटेन्ड हुए हैं एग्रीगेट के। हम उन तीनों के सम करने के बाद उनको एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मैंने सबको 100 से डिवाइड कर दिया। फिर जैसे मैंने बताया कि उन तीनों के 3 नंबर आएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है वो कोर्सर होगा, जो छोटा नंबर होगा वो फाइनर होगा। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस, और द लार्जर द फिगर द कोर्सर द मटेरियल। If aggregates are not available in good grading, then it can be procured from multiple sources and mixed to make it well graded at site. अगर हमें मालूम पड़ता है कि वो अच्छा ग्रेडेशन नहीं है तो हम दूसरे अलग अलग सोर्सेज से मंगा के उनको ग्रेडेशन कर सकते हैं। ये रहा एक सम। इसमें कोर्स एग्रीगेट का एक सैंपल लिया हुआ है जिसको हमने अल्टीमेटली सीव एनालिसिस किया, और उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड अगर आप देखेंगे तो उसका टोटल सम आ रहा है 713.3। ऐसे हमने फाइन एग्रीगेट का किया, उसका हमारा टोटल आ रहा है 246। और जब हमने इसको टोटल 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7.133 और 2.46 है। अब इसमें 7 नंबर बड़ा है तो ये कोर्सर है, 2 छोटा है, फाइननेस मॉड्यूलस तो हमारा ये फाइन है। तो इस तरीके से हम अपना फाइननेस मॉड्यूलस को यूज़ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। हम प्रैक्टिकल बेसिस में हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज़ करते हैं। ये सिर्फ हमारी समझ के लिए है। आप सीव एनालिसिस ध्यान रखिए क्योंकि हम लोगों को सीव एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक सरफेस और सरफेस इंडेक्स क्या होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक सरफेस की, फिर हम स्पेसिफिक सरफेस इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। तो गाइस, स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक एग्रीगेट है, उसका जो अवेलेबल सरफेस है, ठीक है, वो पर यूनिट वेट कितना है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बड़ा एग्रीगेट है, एक बड़ा स्टोन है, उसका जो सरफेस एरिया होगा और उसी के ही छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, तो उसके जो सरफेस एरियाज होंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा बड़े होंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस, an indirect measure of aggregate grading. Specific surface increases with reduction in size of aggregate particle. Definitely अगर एक क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बड़े क्यूब का, जैसे छोटे छोटे क्यूब अगर उसके कर दिए जाए तो उसके सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएंगे। ग्रेटर सरफेस एरिया रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर लुब्रिकेटिंग द मिक्स टू गिव वर्केबिलिटी। ये बात हमने शुरू से पढ़ी है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए हमें पानी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर फाइन एग्रीगेट है तो उसको पानी ज़्यादा नहीं लगेगा। वो खुद ही फाइन एग्रीगेट है, वो खुद ही फाइन है, वो खुद ही बॉल की तरह ऐसे मूव करता चला जाएगा, तो वो अपनी फ्लोएबिलिटी को बढ़ाएगा। तो उसकी एक लिमिट होती है। द बॉल लाइन गिव्स इंप्रेशन दैट फाइनर पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट मोर सरफेस एरिया एंड हेंस रिक्वायर्ड मोर वाटर फॉर गुड वर्केबिलिटी. It is correct only up to a certain extent.
कि एक सर्टेन लिमिट तक ही ठीक है, दिस विल नॉट होल्ड गुड फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स इन फाइन एग्रीगेट, क्योंकि वो खुद ही मूव करने लग जाते हैं, खुद ही। द वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ रेंज 150 माइक्रॉन एंड 300 माइक्रॉन कंट्रीब्यूट देमसेल्व्स टुवर्ड्स द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। दे एक्ट लाइक बॉल बियरिंग्स बीइंग सो फाइन, जैसे छोटी छोटी बॉल जैसी होती हैं वो वैसे बन जाते हैं इतने छोटे पार्टिकल, तो वो खुद ही वर्केबल हो जाते हैं। तो ये बात कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सरफेस उसका स्पेसिफिक सरफेस ज़्यादा होगा और इससे वो वाटर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसको वर्केबिलिटी बढ़ाने को, ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही सही है। स्पेसिफिक सरफेस गिव्स अ मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ वर्केबिलिटी। तो अब इससे क्या होता है कि वर्केबिलिटी का एक मिसलीडिंग पिक्चर आ गया, इसलिए हम लोग सरफेस इंडेक्स को पिक्चर में लेकर आते हैं। तो सरफेस इंडेक्स क्या है? बेसिकली इट इज़ एन एम्पेरिकल नंबर विच इज़ गिवन टू अ स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द पार्टिकल विद मोर वेटेज गिवन टू द फाइनर फ्रैक्शंस। तो इन्होंने क्या किया कि सरफेस इंडेक्स दे दिया फाइनर जो मटेरियल है उसको। अब क्या होगा, जब हम नेट स्पेसिफिक सरफेस निकालेंगे तो उसका पहले हम सरफेस इंडेक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट अपने स्लाइड में दिखाता हूँ कैसे। The total surface index of a mix is calculated by multiplying the percentage of material retained on its sieve by corresponding surface index and a constant of 330 is added to their sum and the result is divided by 1000. अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं आता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये होता क्या है और इसका थ्योरेटिकल इफेक्ट क्या है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, वो आपको समझ में है। वो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा सरफेस स्पेसिफिक सरफेस बोलते किसको है और सरफेस इंडेक्स होता क्या है। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें 20 से 10 mm सीव साइज विद इन विच पार्टिकल्स लाई, इसका परसेंटेज 55% ऑफ मटेरियल रिटेन हुआ 20 से 10 mm की सीव पर, जिसका सरफेस इंडेक्स ऑफ फॉर पार्टिकल विद इन सीव साइज है -1। तो अल्टीमेट नेट सरफेस इंडेक्स उसका हुआ -55। इसी तरीके से बाकी सब का किया, हमने टोटल निकाला, उसका सरफेस इंडेक्स आया 177, जिसमें हम एक कांस्टेंट ऐड करते 330 का, जिसका सम हुआ 507 और हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो टोटल सरफेस इंडेक्स उस सैंपल ऑफ एग्रीगेट का आया 0.507। तो गाइज स्पेसिफिक सरफेस हमने समझा और हमने सरफेस इंडेक्स समझा। फिर अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कर्व की। स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कर्व क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्रायल एंड एरर किया और पता लगाया कि भाई एक कोई कर्व हो जिसमें हमें आइडेंटिफाई हो सके कि ये परफेक्ट अच्छा कर्व है। तो इसी तरीके से जो हमारी रोड रिसर्च लेबोरेटरी है उसने निकाला, जो 20 mm और 40 mm एज मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट लिया और उससे उन्होंने एक स्टैंडर्ड कर्व निकाला। अगर जो पहला आप देख रहे हैं वो जिसमें 20 लिखा हुआ है वो 20 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है, और जो दूसरा जिसमें 40 छुप गया है वो 40 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट लिया है। तो उसके बेस्ट ग्रेडिंग कर्व्स क्या होंगे, बेस्ट ग्रेडिंग क्या होगी, वो इसमें बताया गया। द ग्रेडिंग पैटर्न्स ऑफ एग्रीगेट कैन बी शोन इन टेबल और चार्ट्स। The comparison of grading pattern of a number of samples can be made at one glance. For this reason, grading of aggregates is shown by means of grading curves. इसमें इनका कहना ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ एग्रीगेट्स के सैंपल आए और हमें पता लगाना है कि इसमें बेस्ट ग्रेडिंग किसकी है, तो सिर्फ नंबर्स देख के हम पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उनको चार्ट पे प्लॉट कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ग्रेडिंग स्टैंडर्ड ग्रेडिंग करके आसपास है जो बेस्ट हो सकता है। तो रोड रिसर्च लेबोरेटरी ने 20 mm और 40 mm के लिए किया। इसी तरीके से मैकिन्टोश और एंटोरी ने 10 mm और उससे नीचे वालों के लिए किया, और सिमिलरली 80 mm के लिए किया। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, ग्रेडिंग के कर्व्स हैं। स्टैंडर्ड मतलब ये परफेक्ट हैं, इनके हिसाब से ये परफेक्ट आ गए हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखेंगे तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें कभी भी ऐसे कर्व्स नहीं मिलेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यहाँ पे ये कर्व्स हमें 100% कभी नहीं कोई वेंडर नहीं दे पाएगा। 4 curves are shown for each maximum size of aggregate except 80 mm. From the values of passing percentage, it can be seen that the lower curve number 1 is the coarse grading and the curve number 4 is the finest grading curves. जो ऊपर ये कर्व्स हैं इसमें जो 4 सैंपल हैं, इसमें जो नीचे कर्व है वो अल्टीमेटली कहीं कोर्सर एग्रीगेट की तरफ ज़्यादा वो कर रहा है, और जो चार्ट मतलब जो कर्व नंबर 4 है वो कहीं ना कहीं हमारे फाइनर एग्रीगेट्स की तरफ मूव कर रहा है, फाइनेस की तरफ में। बिटवीन द कर्व्स देयर आर 3 zones A, B एंड C।
इन जोन से कोई बहुत ज़्यादा कहीं कुछ लेना देना नहीं है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मिक्स एग्रीगेट्स टू कंफर्म एक्जैक्टली टू स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कर्व। जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग बिल्कुल भी स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कर्व के आसपास नहीं दे पाते हैं, लेकिन यूज़र को भी ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी का एग्रीगेट ले। तो उसके लिए कहीं लिमिट्स बना दी गई हैं स्पेसिफिकेशंस में, जिन लिमिट्स के अंडर वो एग्रीगेट को प्रोक्योर कर सकता है। तो वो ग्रेडिंग लिमिट्स जो दी गई हैं वो IS 383197 में दी गई हैं। इसमें यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट के लिए दिया गया है कि अगर वो सिंगल साइज एग्रीगेट की बात करें तो 63 mm से लेकर 10 mm तक क्या क्या लिमिट्स होंगी। यहाँ पे सीव साइज दिए हुए हैं लेफ्ट में वर्टिकल में, तो वो कैसे कैसे किस सीव साइज से कितना कितना पास होगा, और हॉरिजॉन्टल में उनके एग्रीगेट के साइज दिए हैं कि वो कौन सा एग्रीगेट किस सीव से कितना कितना पास होना चाहिए, लिमिट्स दी हुई हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर वो एक ग्रेडेड एग्रीगेट का सैंपल है तो उसका कितना कितना परसेंटेज कौन कौन से एग्रीगेट का पास होगा, कितना कितना कितनी लिमिट्स में, वो उसमें दिया गया है कि अगर 40 mm साइज का एग्रीगेट है तो 80 mm की सीव से वो 100% पासिंग हो जाएगा, और 40 mm की सीव से वो 95 से 100% तक पास हो जाएगा। मतलब 5 mm से ज़्यादा रिटेन नहीं करना चाहिए अगर वो 40 mm का एक गुड ग्रेडेड एग्रीगेट है। तो इसी तरीके से ये सारी लिमिट्स हैं, ये सब हम सिर्फ रेफर करते हैं जब हम अपने टेस्ट करते हैं। ये फाइन एग्रीगेट्स के लिए लिमिट है, सेम IS कोड में ये लिमिट्स दी गई हैं। जोन 1 की ग्रेडिंग, जोन 2 की ग्रेडिंग, जोन 3 की ग्रेडिंग, जोन 4 की ग्रेडिंग दी हुई है अलग अलग। फिर यहाँ पर हमारा जो है अगर ऑल इन एग्रीगेट्स है उसमें हमारे सभी एग्रीगेट्स मिक्स हैं, कोर्स भी है, फाइन भी है, तो उसके लिए लिमिट्स दी हुई है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स अफेक्ट वर्केबिलिटी मोर देन दैट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज इतना ही। ये जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े ये बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सिचुएशन कुछ और होती है और थ्योरेटिकली कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। बट हमें इतना ध्यान रखना है कि जो ग्रेडिंग की हमें लिमिट्स दी हुई हैं स्पेसिफिकेशन में, उन लिमिट्स के अंदर हमारी ग्रेडिंग आती है तो हम प्रैक्टिकल यूज़ कर लेते हैं उसका। बाकी सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने सिर्फ डेफिनेशन उसकी डिस्कस की है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।